नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। साथियों, आज अपन सेकंड ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मेजर टेस्ट पेपर 3, ठीक है, जो कलाम एकेडमी के द्वारा 24 नवंबर 2024 को आयोजित करवाया गया था। इससे पहले कुल 11 तो माइनर टेस्ट पेपर हो चुके हैं और 2 मेजर टेस्ट वाले हो चुके हैं, ठीक है। तो सभी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर पूरे पेपर जरूर देखें। जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए ये पेपर बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आप इनको जरूर देख लेवे। PDF भी मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। और इसी के साथ में जो रीट परीक्षा है, रीट परीक्षा की जो माइनर टेस्ट पेपर अभी चल रहे हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो रीट की तैयारी करने वाले भी ज़रूर जुड़ जाए, ठीक है। तो आइए मेजर टेस्ट पेपर 3 की शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्नों को अपन ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी साथी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और क्लास को भी लाइक कर देना। देखिए, पहला प्रश्न अपन देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। देखो, बात हो रही है जनगणना 2011 की। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सत्य कथन नहीं है। देखो, पहला ऑप्शन देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, ठीक है। ये बात तो सत्य है कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है इसमें कमी दर्ज की गई है। कितनी? 7.10% की कमी हुई है, ठीक है। 7.10% की कमी हुई है, जो कि 2011 में कितनी थी? 21.3%, और 2009 में 28.41% थी। तो कमी कितनी हुई है? 7.10% की। तो ये तुम्हारा जो पहला कथन है सही है। दूसरा है कि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, ये जो ऑप्शन है ये क्या है? गलत है, ठीक है। शिशु जो लिंगानुपात है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात, वैसे कुल शिशु लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार 888 है, ठीक है। कितना है? 888। और 2001 में कितना था? ये 2001 में था 909, ठीक है, 909। तो यहाँ पर कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि क्या हुई है? यहाँ पर कमी हुई है। कमी हुई है, कितनी कमी? कितनी हुई है? 21 की यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या हो गया? गलत। इसके बाद देखिए, तीसरा है शहरी लिंगानुपात में कोई भी जिला 1000 से ऊपर नहीं है। शहरी लिंगानुपात में कोई भी जिला 1000 से ऊपर नहीं है। देखो, शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात है वो है टोंक का, कितना? 985। और ग्रामीण जो है, ग्रामीण लिंगानुपात वो 1000 से ऊपर है, 1003, जो कि सर्वाधिक पालिका है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या यहाँ पर सही है, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद में देखो, चौथा ऑप्शन, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर प्रतापगढ़ में दर्ज की गई। हाँ, ये भी सही है। न्यूनतम जो है कहाँ पर दर्ज की गई है? पुरुष साक्षरता दर प्रतापगढ़ के अंदर। और प्रतापगढ़ की जो पुरुष साक्षरता दर है वह है कितनी? 69.5%, ठीक है। सर्वाधिक जो है वह है झुंझुनू की 86.9% पुरुष साक्षरता दर। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर वृद्धि न होकर क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा जनजाति जनसंख्या का योग है। देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या का योग है, तो यहाँ पर कितना योग है? 31.3%, ठीक है, 31.3% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का व्यवस्थित अवरोही क्रम। देखो, किसके आधार पर? जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जो जनसंख्या है इनका अवरोही क्रम बताना है, यानी बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो क्या जाएगा?
जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। सर्वाधिक है जयपुर, फिर घटती हुई आ जाएगी नागौर। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये तो हो गई सर्वाधिक की बात। ठीक है, सर्वाधिक का क्रम हो गया। ऐसे ही अगर न्यूनतम का क्रम देखिए तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ठीक है, सर्वाधिक तो हो गई जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, और न्यूनतम जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? दूसरा, तो दूसरा कौन सा है यहाँ पर? कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, और जैसलमेर का कितना है? 31 पॉइंट, देखो 31.8%। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है जैसलमेर, प्रथम पर है बाड़मेर। कौन सा है प्रथम पर? बाड़मेर। ठीक है, प्रथम बाड़मेर है, कितना? 32.5। ठीक है, 32.5%। तो प्रथम बाड़मेर का, और दूसरा है यहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर का 31.8%। और अगर न्यूनतम की बात करें तो गंगानगर का है 10%, और इसके बाद में दूसरा नंबर है झुंझुनू का 11.7%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, 2001 से 2011 के मध्य राज्य में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले जिले हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम, बात हो रही सर्वाधिक और न्यूनतम, तो क्या जाएगा यहाँ पर? सर्वाधिक जयपुर, कितना? 595। ठीक है, जयपुर 595, और न्यूनतम क्या जाएगा? जैसलमेर 17। ठीक है, जैसलमेर 17। तो जनसंख्या घनत्व जयपुर और जैसलमेर। ठीक है, जयपुर का 595 है, और जैसलमेर का है कितना? 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यहाँ पर 5 के अंदर, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। सर्वाधिक जनजातीय दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? नागौर। कौन सा है? नागौर। इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर दर्ज की गई है। ग्रामीण साक्षरता दर दर्ज की गई है, तो ग्रामीण कितनी दर्ज की गई है? 66.1। कितनी? सॉरी 61.4, 61.4%। ठीक है, एक नंबर, ये ग्रामीण साक्षरता दर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर शहरी बात करें तो शहरी कितनी? फिर शहरी यहाँ पर 79.7%, ये शहरी है। ठीक है, ये शहरी साक्षरता दर है, शहरी 79.7% और 61.4% है ग्रामीण। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ जिला है, एक तरफ है लिंगानुपात। देखो धौलपुर का जो लिंगानुपात है कितना है? 846, सही है। राजसमंद का है 990, ये भी सही है। जैसलमेर का 880, ये गलत है। जैसलमेर का जो है 852 है, कितना है? 852। और डूंगरपुर का है 994, ये भी सही है। तो ये लिंगानुपात इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रतिशत वाले जिलों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। देखो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पूछा कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय का चयन करो, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? देखो इसमें जाएगा डूंगरपुर और कोटा। ठीक है, डूंगरपुर का कितना है? 93.6% और कोटा है 60.3%। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का अंश है। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का अंश कितना है?
तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5.66%। ठीक है, 5.66%। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखो उपनाम और इधर क्या है स्थान। लौंग का द्वीप जंजीबार सही है। विश्व की रोटी की टोकरी क्यूबा, ये गलत है। जो रोटी की टोकरी है ये कहते हैं उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कहलाती है रोटी की टोकरी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया यहाँ पर। सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड और स्वर्णिम पेगुडा का देश कौन सा, म्यांमार। तो 11 के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, तो यहाँ पर आ जाएगा ओशिनिया के उत्तर पूर्व में। ओशिनिया के उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो सूची 1 में है पर्वत और सूची 2 में है पर्वत युग, तो इनको क्या करना आपस में सम्मिलित करना है। देखो अरावली की यहाँ पर आ जाएगा प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, इसके बाद स्कैंडिनेवियन, इसमें आ जाएगा कौन सा, कैलिडोनियन। ठीक है, 3 नंबर। अपलेशन जो है ये हर्सिनियन आ जाएगा 2 नंबर, और एटलस इसमें आ जाएगा अल्पाइन, एटलस में अल्पाइन। तो ये इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, पाम ऑयल परिवहन के कारण किस नदी को तेल नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। तेल नदी के उपनाम से, तो यहाँ पर आ जाएगा नाइजर। क्या जाएगा, नाइजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, महासागरों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके बारे में, महासागरों की विशेषता। महासागर संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, महासागरों की औसत लवणता है 35%, ये भी सही है। महासागरों की समुद्र तल से औसत गहराई 3800 मीटर है, ये भी सही है। महासागरीय मगनतर का औसत ढाल है 3 डिग्री -5 डिग्री होता है, 3 डिग्री से 5 डिग्री, तो ये गलत है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा, जो महासागरीय मगध तट है इसका औसत ढाल कितना है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। देखो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा पनामा नहर। कौन सी नहर जोड़ती है कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से, पनामा नहर। इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ है सीमावर्ती सागर, एक तरफ है महासागर। देखो बाल्टिक सागर उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर सही है। बेरिंग जो सागर है उत्तरी प्रशांत महासागर, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, कारा सागर आर्कटिक महासागर, ये भी सही है, 3 नंबर भी। इसके बाद में देखिए तस्मान सागर जो है ये पूर्व हिंद महासागर, ये गलत है। ठीक है, तस्मान सागर में जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर आएगा कौन सा, दक्षिण प्रशांत महासागर। इसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न, ग्रीनविच रेखा तथा भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस महासागर में काटती है। कौन सी, ग्रीनविच रेखा तथा भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस महासागर में काटती है, तो यह जाएगा अटलांटिक महासागर। कौन सा है, अटलांटिक महासागर। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक है। तो उत्तरदायी कारक है यहाँ पर देखो पृथ्वी का परिभ्रमण है, पवनों का जो मौसमी परिवर्तन है ये भी जाएगा, तट की दिशा व आकार भी जाएगा, और महासागरीय तले की स्थलाकृतियाँ, यानी ये सभी के सभी यहाँ पर उत्तरदायी कारक हैं महासागरीय धाराओं की दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार देखा जा सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, तो यह जाएगा फंडी की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में। 21 नंबर है, स्पेन व फ्रांस में उत्तर की ओर से चलने वाली ठंडी हवा कहलाती है। स्पेन व फ्रांस में उत्तर की ओर से चलने वाली ठंडी हवा कहलाती है,
तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्ट्रल। क्या कहलाती है? मिस्ट्रल। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से गर्म हवा नहीं है। कौन सी गर्म हवा नहीं है? देखो, सांता आना है, ब्रिक फिल्डर है, हरमटन बिया। ये बुरान जो है, बुरान, ठीक है, इधर देख लो बुरान, ये बुरान गर्म हवा नहीं है, ठीक है। 23 नंबर है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को। 24 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में पहुंचवा पवनों की दिशा होती है। दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा होती है तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। कहाँ से कहाँ? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पछुआ पवनें। 25 नंबर क्वेश्चन है, सनमार्गी पवनें कहलाती हैं। सनमार्गी पवनें कहलाती हैं तो ये व्यापारिक पवनें हैं सनमार्गी, ठीक है। 26 नंबर है, विश्व के किस प्रदेश में चीकता साटा चलती है? चीकता साटा तो ये चलती 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रवाह से संबंधित गुरुत्व मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादक है। प्रवाह से संबंधित गुरुत्व मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादक है तो यहाँ पर आ जाएगा रायली। कौन सा है? रायली। 28 नंबर है, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में संख्या के आधार पर शीर्ष अप्रवासी देश हैं। तो फिर आ जाएगा यहाँ पर अमेरिका और जर्मनी, ठीक है, अमेरिका जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जगह जेनेवा के अंदर। कहाँ पर है? जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में होने वाला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय प्रवास है। कौन सा? अंतर्राज्यीय प्रवास तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रामीण से शहरी, ठीक है, ग्रामीण से शहरी। 31 नंबर है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना अंश उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना अंश उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 90%, ठीक है, 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की विरल जनसंख्या प्रदेशों का चयन करिए, ठीक है, विश्व की विरल जनसंख्या प्रदेशों का चयन करिए। तो यहाँ पर देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं, महाद्वीपीय जलवायु का आंतरिक प्रदेश है, यानी सभी के सभी इसमें आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक नहीं है। कौन सा नहीं है? 33 के अंदर देखो, 33 में क्या जाएगा? खनिज संसाधन, ये नहीं है। देखो, मृदा भी है, अक्षांशीय स्थिति है, जल स्रोत भी है। कौन सा नहीं है? खनिज संसाधन। 34 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के आधार पर निम्नलिखित देशों का जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान करें। कौन सा? अवरोही क्रम। सबसे पहले जाएगा चीन 1 नंबर में, फिर दूसरा आ जाएगा इंडोनेशिया 2 नंबर में, फिर नाइजीरिया जो है ये 3 नंबर, और चौथा नंबर आ जाएगा किसका? ब्राज़ील का, ठीक है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 35 नंबर प्रश्न है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? तो यहाँ पर आ जाएगा हील इन राजस्थान 2024, ठीक है, हील इन राजस्थान 2024। 36 नंबर क्वेश्चन है, 24 सितंबर को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पहली बार स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 किस रेलवे ट्रैक पर स्थापित किया है? 24 सितंबर को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पहली बार स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 किस रेलवे ट्रैक पर स्थापित किया है? तो यहाँ पर जाएगा सवाई माधोपुर कोटा। चलिए, प्रश्न नंबर 37 है, 7 सितंबर 2024 को स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5वां कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर में। कहाँ? जयपुर। 38 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केरोना इटली में आयोजित विश्व स्तरीय स्टोन प्रदर्शनी मार्मोमेक
2024 में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें जाएगा के विश्नोई के द्वारा। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अंतिम किस्त की राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना, तो इसमें जाएगा स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी 21 वर्ष की छात्राएं। ठीक है, स्नातक उत्तीर्ण 21 वर्ष की छात्राएं। 40 नंबर क्वेश्चन है, 23 अगस्त को नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही हेतु जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रदर्शन के लिए राजस्थान के कौन से ब्लॉक को संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान प्रदान किया गया? तो यहाँ पर जाएगा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। 41 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान के महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन हेतु 27 से 31 अगस्त तक विषाणु विद्याभ्यास का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान के अजमेर जिले में, यहाँ पर अजमेर में। 42 नंबर क्वेश्चन है, 11 सितंबर को राजस्थान के किस स्वास्थ्य कर्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्लिनिकल नर्स श्रेणी में वर्ष 2024 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा राधेलाल शर्मा। ठीक है, 42 में आ जाएगा राधेलाल शर्मा। प्रश्न नंबर 43 है, 17 से 19 अक्टूबर तक लंदन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा किसके साथ में MOU हस्ताक्षरित किया गया? तो 43 में जाएगा फिर रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 2 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान की टीम ने फाइनल मुकाबले में किसे हराकर रजत पदक जीता है? तो यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर कितनी? 299। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा में शामिल था? निम्न में से कौन संविधान सभा में शामिल था? तो यहाँ पर था HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की हिंदी अनुवाद समिति का अध्यक्ष था? हिंदी अनुवाद समिति का अध्यक्ष था तो घनश्याम सिंह गोपत। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों में कांग्रेसी था? यानी प्रारूप समिति में जो शामिल सदस्य थे उनमें से कांग्रेसी सदस्य कौन था? तो यहाँ पर आ जाएगा TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान सभा में शामिल महिलाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य एनी मस्क्रीनी थी। कौन थी? एनी मस्क्रीनी। सही है। दक्ष यानी वेलायुधन संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला थी। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। संविधान सभा में सबसे अंत में शामिल होने वाली महिला सदस्य मालती चौधरी थी। नहीं, सबसे अंत में शामिल होने वाली कौन थी? कौन थी यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इसमें 1 व 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 1 व 2। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा विंस्टन चर्चिल। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त अंतःकरण की स्वतंत्रता में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? देखो, धर्म को मानने का अधिकार इसमें शामिल है, धर्म का प्रसार करने का अधिकार भी है, धर्म अनुसार आचरण करने का अधिकार ये भी है। ठीक है, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं है इसके अंदर। इसके बाद देखिए 52 नंबर, संविधान की नियत समिति में शामिल एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? संविधान की नियम समिति में शामिल एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो यहाँ पर थी दुर्गा बाई।
कौन थी? दुर्गाबाई। 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर आ जाएगा जापान के संविधान से। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, मूल संविधान के भाग 9 में डी श्रेणी के राज्यों के शासन का प्रावधान था। ठीक है, ये तो सही है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को निरस्त कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, यानी 1 व 2 दोनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 3। 55 नंबर है, संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था वर्तमान में किसके अंतर्गत एक विधिक अधिकार है? तो यहाँ पर आ जाएगा भाग नंबर 12। 56 नंबर क्वेश्चन है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए युक्ति युक्त प्रतिबंधों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, यहाँ पर है लोक व्यवस्था, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, अपराध उद्दीपन, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। आगे पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा प्रतिबंध 16वें संविधान संशोधन के द्वारा आरोपित किया गया है? कौन सा संविधान 16वां संविधान द्वारा आरोपित किया गया है? तो फिर यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो भारत की प्रभुत्ता और अखंडता। ठीक है, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता इसमें आरोपित किया गया था। इधर आ जाएगा केवल 2। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंध में किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था? मूल अधिकारों के संबंध में किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा JB कृपलानी। ठीक है, 1 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का अपवाद है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का अपवाद है? तो 58 में जाएगा अनुच्छेद 15(3). ठीक है, अनुच्छेद 15(3). क्वेश्चन नंबर 59 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दी जा सकती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97वां। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? भारतीय नागरिकों के साथ साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है, कौन सा मौलिक अधिकार है? तो शॉर्ट में क्या जाएगा यहाँ पर? विधि के समक्ष समता तथा विधि से समान संरक्षण। ठीक है, 4 नंबर। देखो, जो भी साथी क्लास देखते हैं वो एक बार क्लास को लाइक कर दिया करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 61, एक तरफ इसमें सूची 1 में है मौलिक अधिकार और सूची 2 के अंदर है अनुच्छेद, तो इनको आपस में सम्मिलित करना है। देखो, छुआछूत का जो उन्मूलन है ये अनुच्छेद 17 के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में जो भी है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 का के अंदर। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, तो यह जाएगा फिर अनुच्छेद 28। और अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति, इसमें जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, डी में 4। तो इस प्रकार से इसमें मिलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, देखो, पहला है कि शंकरी प्रसाद वाद में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों की परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो ये इसमें जो कथन है ये यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है कि गोलखनाथ वाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, तो ये भी यहाँ पर क्या है? गलत कथन है। ठीक है, सज्जन सिंह वाद में कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, तो ये यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है, इसमें जाएगा केवल 3। तीसरा जो यहाँ पर कथन है ये यहाँ पर सही है, बाकी 1 व 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो यहाँ पर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64,
मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इनमें अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। नहीं, ये पहला ही गलत हो गया। इनमें उल्लिखित सामाजिक संस्कृति का आधार भाषा और साहित्य है। हाँ, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर सत्य कथन पूछा है तो केवल दूसरा यहाँ पर क्या है, सत्य कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है। देखो, भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो देखो, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना नहीं, करों का भुगतान करना ये भी गलत है, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना, हाँ ये क्या है, ये एक मौलिक कर्तव्य है, आध्यात्मिक उगन ये नहीं है। ठीक है, इसमें जगह तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 है। संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों में मानव दुर्व्यापार एवं बेकार से संबंधित अधिकार में मानव दुर्व्यापार में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? देखो, पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तुओं की भली वस्तुओं की भांति खरीद और बिक्री, ठीक है, इसको शामिल किया गया। और देवदासी व दास, इसको भी शामिल किया गया है। महिला एवं बच्चों का नैतिक दुर्व्यापार, इस दुर्व्यापार को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो 1 व 2 इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67। मूल कर्तव्य से संबंधित स्वर्ण सिंह समिति में कौन शामिल था? मूल कर्तव्य से संबंधित स्वर्ण सिंह समिति में कौन शामिल था? देखो, इसमें क्या जाएगा? इसमें जाएगा कि तो पीपी साठे, डीपी सिंह आ जाएगा और फ्रैंक एंथनी पे जाएगा। सॉरी, फ्रैंक एंथनी ये गलत आ जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा एक तो वीपी साठे, डीपी सिंह और रजनी पटेल। ये जो फ्रैंक एंथनी है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति में शामिल कौन सा नहीं है? फ्रैंक एंथनी। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68। किस विद्वान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं? तो 68 में क्या जाएगा फिर राइट आंसर? यहाँ पर आ जाएगा केसी व्हीलर। ठीक है, केसी व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो समाजवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है? देखो, 69 के अंदर जो कर्मकारों की स्वास्थ्य और शक्ति श्रम से संरक्षण, ये तो इसमें शामिल है। ठीक है, काम की न्यायसंगत और मानव वांछित दिशाएं उपलब्ध कराना, ये भी सही है। जनजाति व कमजोर वर्गों की शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, ये शामिल इसमें नहीं है। और गरीबों को निःशुल्क और विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70। देखो, एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और एक तरफ है विषय, तो सम्मिलित करना है। देखो, अनुच्छेद 43B, ठीक है, आर्टिकल 43B, तो इसमें क्या जाएगा? यहाँ पर सहकारी समितियों की स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 43B में क्या जाएगा? सहकारी समितियों की स्थापना। अनुच्छेद 48A, इसमें जाएगा पर्यावरण तथा वन और वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 38(2) में है यहाँ पर राज्य आय की असमानता कम करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 36 में जाएगी राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है। राज्य के नीति निर्देश संबंधित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में दुर्बल वर्गों का उल्लेख है? दुर्बल वर्गों का उल्लेख है। तो 71 के अंदर आ जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, सही है। नीति निर्देशक तत्व शासन के मूल आधार है तथा इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, 1 व 2 तो सही है। नीति निर्देशक तत्वों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना की जाती है नहीं।
ये तीसरा यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, तो 72 में 1 व 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73 है, देखो, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित संविधान संशोधन संस्था में के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन किया गया है, तो यही यहाँ पर सत्य कथन है। ठीक है, 1 नंबर। अगला देखो, 2 नंबर है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना द्वारा अनुच्छेद 43A को क्रियान्वित किया गया है, नहीं, ये भी गलत है। कृषि भूमि अधिग्रहण कानून द्वारा अनुच्छेद 39 का क्रियान्वयन किया गया, ये भी गलत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना द्वारा अनुच्छेद 45 को क्रियान्वित किया गया है, ये भी गलत है। ठीक है, सही कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के तहत निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये जो पहला ही है ये इसमें गलत है। ठीक है, बाकी जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, विधि अनुसार धार्मिक संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार भी है, तो पहला यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, गांधी जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, गांधी जी ने अनसुईया बेन साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये इसके अंदर सही है। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मेल मजदूरी के मुद्दे पर किया था, नहीं, ये गलत है। आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, नहीं, ये भी गलत है। यानी इसमें सही कौन सा है, पहला, तो इधर कौन सा जाएगा, केवल 1, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 है, चरखे के संबंध में गांधी जी ने अपने विचार किस पत्र में प्रकाशित किए थे। चरखे के संबंध में गांधी जी ने अपने विचार किस पत्र में प्रकाशित किए थे, तो 76 में क्या जाएगा यहाँ पर, यंग इंडिया। ठीक है, 1 नंबर आ जाएगा यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77, चंपारण सत्याग्रह में कोर्ट की सहायता से गांधी जी के सहयोगियों की पहचान करें। इसमें जाएगा एक तो महादेव देसाई, यहाँ पर क्या है, नरहरि पारेख। ठीक है, ये भी जाएगा, और जेबी कृपलानी। लाला लाजपत राय इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, 1, 2, 3, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी। 78 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 79 है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सी जेल, येरवदा जेल। ठीक है, येरवदा जेल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी, 15 अगस्त 1947 को, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 356 ग। क्वेश्चन नंबर 83, असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एक मात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद है, हाँ ये सही है। ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित एकमात्र व्यक्ति वीवी गिरि थे, नहीं, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, तो ये दूसरा यहाँ पर गलत है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे द्वितीय प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु, तो ये भी सही है। मनमोहन सिंह
राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में रहते हुए सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये भी सही है। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, असत्य कथन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सत्य विकल्प की पहचान कीजिए। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के उम्मीदवार को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है। नहीं, यह यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद व राज्य विधानमंडल के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। तो समस्त सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 के अंदर है। कौन से में है, अनुच्छेद 54 में। इसमें क्या होगा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, और राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभाओं की भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, और संघ राज्य क्षेत्र की जो विधानसभा है वहाँ के बीच में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य हैं इसमें भाग लेंगे। तो ये भी क्या हो गया, गलत है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। नहीं, इन्होंने 15वें यहाँ पर 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये भी क्या है, गलत है। चौथा है कि राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में है। तो हाँ, ये सही है इसमें चौथा। ठीक है। 1, 2, 3 तो गलत है, और चौथा यहाँ पर क्या है, सही है। सत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। 86 नंबर क्वेश्चन है संविधानतः अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की है। देखो, अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या है, देखो यहाँ पर जाएगा इसमें शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने के लिए आवश्यक नहीं है। तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, ठीक है, ये इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की इसमें योग्यता हो, और किसी लाभ की पद पर आसीन ना हो। ये तीनों इसमें आ जाएगी। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसमें यहाँ पर दी गई है, ये क्या है, यहाँ पर आवश्यक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। तो वीटो का प्रयोग करने वाले कौन थे यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। देखो, केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो ये तो क्या है, सही है। कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है, यह गलत है। ठीक है, पद पर रहता है। ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। मंत्रियों की जो शपथ है इसका प्रारूप अनुच्छेद 75(4) में है, ये भी सही है। ठीक है। यहाँ पर असत्य कथन है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 90 है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं, कैबिनेट मंत्री। इसमें जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन से संसद सदस्य प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोनों नहीं थे। ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल, तो ये इसमें सदस्य थे। कौन नहीं थे, ये लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप। 1 व 2 इसमें आ जाएगा, 1 व 2 ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, राय सिंह से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए राय सिंह के बारे में। तो राय सिंह ने बीकानेर की जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, सही है। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया था, ये भी सही है। राय सिंह ने ज्योतिष रत्नमाला नामक पुस्तक की रचना की थी, नहीं। जो ज्योतिष रत्नमाला है पुस्तक, इसकी रचना की थी श्रीपति भट्टाचार्य के द्वारा, तो गलत हो गया तीसरा। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताना का करण कहा था,
ये भी सही है, ठीक है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं होगा? कौन सा प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं होगा? देखो, पहला है कि वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। इसका कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित जो सूचना राष्ट्रपति मांगेगा उसे देगा, हाँ ये भी देगा। तीसरा है, देखो तीसरा क्या है कि किसी विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो तो राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर वह उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रख सकता है, ये भी सही है, ठीक है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णय की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा, नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 94, राज सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात 6000 सवार का मनसा प्रदान किया था, सही है। राज सिंह ने टोडा, मालपुरा, चाकसू, टोंक आदि मुगल थानों को लूटा था, ये भी सही है। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने के कारण राज सिंह तथा औरंगजेब के मध्य कटुता उत्पन्न हो गई, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या है? सत्य कथन है, समझ आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95, राय सिंह ने गुजरात के किस मुगल विद्रोही सूबेदार का दमन किया था? राय सिंह ने, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर इब्राहिम मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से मारवाड़ शासक राव चंद्र सेन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, मारवाड़ शासक राव चंद्रसेन के संबंध में, राव चंद्रसेन दिसंबर 1562 को जोधपुर का शासक बना था, ठीक है, ये सही है। राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य 1563 में नारौल का युद्ध हुआ था, नहीं, राव चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था 1562 में हुआ था, ठीक, 1562 में, तो ये दूसरा गलत है। चंद्रसेन से पराजित होने के बाद उसके बाद मान सिंह ने 1564 में अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी, हाँ ये भी सही है। 1 व 3 इसमें सही है, ठीक है, 1 व 3, यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है 1 व 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से आमेर नरेश मान सिंह के संबंध में असत्य कथन है? किसके बारे में? मान सिंह के बारे में। मान सिंह ने 1569 में रणथंबोर अभियान के दौरान पहली बार मुगल सेना के साथ में भाग लिया था, तो ये तो सत्य कथन है। सरनाल का युद्ध मान सिंह के जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध था, ये भी सही है। 1580 में मान सिंह को उत्तर पश्चिमी सीमांत भाग का स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। 1589 में मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। देखो, मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? तो ये 1585 से 1586, ठीक है, 1586 इसके मध्य ये सूबेदार बनाया था, तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप व अकबर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, यहाँ पर है, पहला है कि दूरसा अड्डा ने अपने ग्रंथ में हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था, तो पहला ही इसमें क्या है? गलत है। हल्दीघाटी का जो युद्ध था आंखों देखा वर्णन किसने किया था? तो ये था बंदायूनी। कौन था? बंदायूनी, ठीक है, ये था। दूसरा है कि अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद अपने मीर बख्शी शाहबाज खां को 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा था, ये सही है, ठीक है। अकबर ने प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा था, ये भी सही है। तो इसमें सही कौन सा है? दूसरा व तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, महाराजा राज सिंह ने किस राठौड़ सरदार के साथ मिलकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन? दुर्गादास राठौड़। और ये लास्ट प्रश्न है, देखो, बाबर ने किस राजपूत सरदार की सहायता से सांगा के साथ सुलह का प्रस्ताव रखा था? तो ये आ जाएगा सलाहदी तवार, 1 नंबर। तो ये जो मेजर टेस्ट पेपर 3 था सेकेंड ग्रेड का, ठीक है, तो इसके ये महत्वपूर्ण 100% थे। अब तक जो सेकेंड ग्रेड के हैं, देखो कुल 11 तो हो चुके हैं यहाँ पर माइनर टेस्ट पेपर, ठीक है।
माइनर टेस्ट पेपर, कितने हो गए 11, और 3 हो गई कौन से मेजर टेस्ट पेपर, कौन से हो गए मेजर, ठीक है मेजर टेस्ट पेपर। तो कितने हो गए 11 और 3 कुल 14 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, और 14 टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिए, ठीक है। माइनर और मेजर कुल 14 टेस्ट हो गए जीके के, और सेकंड ईयर के जो एसएसटी के पेपर हैं वो 3 मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो बचे हैं एसएसटी के वो भी मैं आपको जल्द करवा दूंगा। और इसी के साथ में जो है रीट, ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो कलाम एकेडमी ने जो टेस्ट पेपर चलाए हैं वहाँ पर कुल 3 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, और तीनों मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, तो आप इनको भी देख लेवे, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेवे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।